Good morning, students. I am going to start with chapter number 21 for NEET exam, right? Chapter number 21 is control and coordination. Chapter का नाम क्या है बेटा? Control and coordination. सबसे पहले इस चैप्टर का नाम समझो. कंट्रोल मतलब है नियंत्रण, यानी कि हमारे सारे बॉडी ऑर्गन्स पर, उनके फंक्शनिंग पर नियंत्रण रखने वाले सिस्टम या कंट्रोल करने वाले सिस्टम के बारे में अपन पढ़ेंगे. आज तक अपन ने यही पढ़ा है कि सेंट्रल नर्वस सिस्टम यानी कि हमारा ब्रेन जो है प्लस स्पाइनल कॉर्ड, ये दोनों मिलकर पूरे के पूरे बॉडी ऑर्गन्स पर कंट्रोल करते हैं, राइट. किस तरीके से? ताकि वो एक नियंत्रित मैनर में अपना काम कर सके. और दूसरा शब्द आता है कोऑर्डिनेशन. कोऑर्डिनेशन का क्या मतलब है बेटा? कोऑर्डिनेशन का मतलब है आपस में मिलकर बॉडी ऑर्गन्स काम करें, राइट. इसको बहुत अच्छे से समझने के लिए एनसीईआरटी की पहली लाइन देखते हैं. एनसीईआरटी की पहली लाइन हमें ये बोलती है दैट ऑल बॉडी ऑर्गन्स मस्ट वर्क in coordination to maintain the homeostasis. ये फर्स्ट स्टेटमेंट है एनसीईआरटी का, दैट ऑल बॉडी ऑर्गन शुड वर्क इन कोऑर्डिनेशन, यानी कि आपस में मिलजुल कर एक दूसरे के फंक्शन को कॉम्प्लीमेंट कर कर, यानी कि एक दूसरे की सहायता कर कर सब बॉडी ऑर्गन्स को काम करना चाहिए टू मेंटेन द होमियोस्टेसिस. तो दो नए शब्द निकल कर इस स्टेटमेंट से आते हैं. एक तो हमारा कोऑर्डिनेशन तो था ही. कोऑर्डिनेशन अभी हमने अच्छे से समझा नहीं था कि हमें एक दूसरा शब्द मिल गया, होमियोस्टेसिस. इस लाइन से हम इतना समझ पा रहे हैं कि कोऑर्डिनेशन, बॉडी ऑर्गन्स में कोऑर्डिनेशन यानी उनका मिलजुल कर काम करना क्यों ज़रूरी है? टू मेंटेन द होमियोस्टेसिस. तो सबसे पहले हम ये समझते हैं होमियोस्टेसिस क्या है, राइट. और उसके बाद समझेंगे कि किस तरीके से बॉडी ऑर्गन्स कोऑर्डिनेटेड मैनर में काम करते हैं. क्यों करते हैं? होमियोस्टेसिस मेंटेन रखने के लिए. तो पहले देखते हैं होमियोस्टेसिस. होमियोस्टेसिस इज स्टेबल इंटरनल एनवायरनमेंट. अब देखो बेटा, हमारा बॉडी का टेम्परेचर स्टेबल रहता है, बॉडी की पीएच स्टेबल रहती है, बॉडी की ब्लड प्रेशर, हार्ट रेट, हमारी ब्रीदिंग रेट, ये सब क्या रहने चाहिए? स्टेबल. क्या रहने चाहिए? स्टेबल. टेम्परेचर थोड़ा सा भी बढ़ जाए तो हमें बेचैनी महसूस होगी, थोड़ा सा भी कम हो जाए तो हमारी बॉडी में शिवरिंग शुरू हो जाएगी, और बॉडी में टेम्परेचर थोड़ा सा कम होते ही हमें थकान होने लगेगी. यानी कि जितने भी बॉडी के पैरामीटर्स हैं ये सब क्या बनाते हैं? बॉडी का इंटरनल एनवायरनमेंट, बॉडीज इंटरनल एनवायरनमेंट, राइट. तो दीज पैरामीटर्स शुड बी मेंटेन्ड, यानी कि बाहर चाहे आपके एनवायरनमेंट में कोई भी चेंजेस हो, आपका इंटरनल एनवायरनमेंट स्टेबल कंडीशन में होना चाहिए. इसके लिए आपके सारे बॉडी ऑर्गन्स मिलजुल कर काम करते हैं. दे कॉम्प्लीमेंट द फंक्शन ऑफ ईच अदर, यानी कि एक दूसरे के फंक्शन में कॉम्प्लीमेंट यानी कि सहायता करते हैं, जिसको हम बोलते हैं कोऑर्डिनेशन, राइट. कोऑर्डिनेशन की एक और अच्छी डेफिनेशन है जो मैं यहाँ आपको लिखवाने वाली हूँ. पहले आप नोट करेंगे होमियोस्टेसिस. होमियोस्टेसिस क्या है? स्टेबल या स्टीडी और स्टीडी इंटरनल बॉडी environment, right. Steady or stable body internal environment is known as homeostasis.
और अब देखिए कोऑर्डिनेशन की डेफिनेशन जो मैं आपको लिखवाने वाली हूँ। कोऑर्डिनेशन इज आवर बॉडी ऑर्गन्स और आवर बॉडी responds the changes in external environment. एक्सटर्नल एनवायरनमेंट में अगर कोई भी चेंज होगा, आई होप आपने ये नोट कर लिया हो, नहीं किया हो तो वीडियो पॉज करके नोट कर लीजिएगा होमियोस्टेसिस को। एक्सटर्नल एनवायरनमेंट में कोई भी चेंज होगा तो हमारी बॉडी उसको रिस्पॉन्ड करेगी, and to maintain the homeostasis यानी कि एक्सटर्नल एनवायरनमेंट में चेंज का मतलब बाहर बहुत ज़्यादा -4 डिग्री तक टेम्परेचर चला गया। बेटा बाहर चाहे टेम्परेचर ज़्यादा चला जाए चाहे कम, अंदर का टेम्परेचर अपना उतना ही रहता है, समझ रहे हो। तो बॉडी जो है वो रिस्पॉन्ड करती है एक्सटर्नल एनवायरनमेंट में जो भी चेंजेस होते हैं। जैसे कि बाहर अगर ठंड है तो बॉडी में शिवरिंग होगी, ठंड महसूस होगी हमें, लेकिन इंटरनल एनवायरनमेंट वही मेंटेन बन के रखा हुआ है, उतना का उतना बनकर रखा हुआ है। तो समझ रहे हो आप कैसे बनकर रहता है वो। हमारी बॉडी एक्सटर्नल एनवायरनमेंट को रिस्पॉन्ड तो कर रही है मगर फिर भी उसने अपना एंड टू मेंटेन द होमियोस्टेसिस द ऑर्गन्स, फिर भी उसने अपना इंटरनल एनवायरनमेंट जो है वो स्टेबल बना के रखा है। कैसे? बाय द हेल्प ऑफ आवर बॉडी ऑर्गन्स जो कि कोऑर्डिनेटेड मैनर में काम कर रहे हैं, राइट। टू मेंटेन होमियोस्टेसिस द ऑर्गन्स ऑफ बॉडी फंक्शन और मस्ट फंक्शन, यानी इनको फंक्शन करना चाहिए, जरूर करना चाहिए, मस्ट फंक्शन इन कोऑर्डिनेटेड और सिंक्रोनाइज्ड मैनर, यानी कि मिलजुल कर एक दूसरे को कॉम्प्लीमेंट कर कर, यानी एक दूसरे की सहायता कर कर हमारे बॉडी ऑर्गन्स एक दूसरे के साथ काम करते हैं, जिसकी वजह से बाहरी एनवायरनमेंट में कोई भी चेंज हो उसका हमारे इंटरनल एनवायरनमेंट पे फ़र्क नहीं पड़ता। या इंटरनल एनवायरनमेंट में अगर बाहरी एनवायरनमेंट की वजह से कोई डिस्टर्बेंस होता भी है तो सारे बॉडी ऑर्गन्स मिलकर उस सिचुएशन को स्टेबल कर देते हैं, समझे आप। सो ये दो शब्दों का मतलब ये है कि हमारी बॉडी ऑर्गन्स, चाहे वो हार्ट है, चाहे वो किडनी है, चाहे वो लंग्स है, ब्रेन है, एंडोक्राइन सिस्टम है, सब सिस्टम मिलजुल कर काम करते हैं ताकि हमारे बॉडी का इंटरनल एनवायरनमेंट मेंटेन रखा जा सके। क्लियर? पहले कोऑर्डिनेशन की ये जो डेफिनेशन है अपनी वीडियो पॉज करके आप लोग नोट करेंगे। अब मैं आपको दूंगी कोऑर्डिनेशन का एक एग्जाम्पल, राइट, जो हमारी एनसीईआरटी की बुक में भी दिया हुआ है। सपोज बेटा वी आर डूइंग एक्सरसाइज, फिजिकल एक्सरसाइज, यहाँ पे एक्सरसाइज का एग्जाम्पल दिया हुआ है, बट आप सोच लीजिए कोई भी और एग्जाम्पल। जैसे आप दिवाली आ गई, आप दिवाली की सफाई करना चाहते हैं। यूजुअली आप कुछ भी नहीं करते थे घर पे, लेकिन अब आपको मम्मी की मदद करते हैं। फाइनली आपको क्या करना है, झाड़ू पोछा खाना, मतलब आपको बहुत सारा काम एक साथ करना है, तो यू नीड एनर्जी, राइट। तो सपोज फिजिकल एक्सरसाइज एनसीईआरटी का, उसके लिए भी दोनों की चीज़ के लिए यू नीड एनर्जी, राइट। किसको एनर्जी चाहिए? आपकी मसल्स को, क्योंकि आपकी मसल से दिवाली की सफाई में उठा के कुछ चीज़ रखना चाह रही हैं, साफ करना चाह रही हैं। इस तरीके से फिजिकल एक्सरसाइज करते वक्त आपके हाथों की, आपके पैरों की, आपकी पूरी बॉडी की मसल सेल्स काम कर रही हैं। सो यू नीड एनर्जी। और एनर्जी कैसे मिलेगी? जो मसल सेल्स हैं वो अपना जो ग्लूकोज है उसका ऑक्सीडेशन करेंगे। ऑक्सीजन की प्रेजेंस में जब ग्लूकोज टूटता है तो क्या बनता है? एटीपी, आप जानते हैं, राइट। तो ये एटीपी ही इन मसल सेल्स को क्या देगी? एनर्जी, राइट। अब बेटा क्योंकि एनर्जी की रिक्वायरमेंट ज़्यादा है, एटीपी की रिक्वायरमेंट ज़्यादा है, तो मसल सेल्स हार्ट से क्या डिमांड करेंगी, क्या हेल्प मांगेंगी कि यार प्लीज़ थोड़ा सा ब्लड जो है वो ज़्यादा पंप करो ताकि मेरे पास ऑक्सीजन की सप्लाई ज़्यादा हो सके और ग्लूकोज की सप्लाई ज़्यादा हो सके, क्योंकि ब्लड ही है जो कि ट्रांसपोर्टेशन का काम करता है, राइट। तो उस समय क्या होगा, हमारा हार्ट रेट और हमारा ब्लड प्रेशर दोनों इंक्रीज हो जाएगा थोड़ा सा,
ज़्यादा अगर हार्ड फिजिकल एक्सरसाइज कर रहे हो तो थोड़ा सा ज़्यादा, कम कर रहे हो तो थोड़ा सा कम, राइट। लेकिन हार्ट रेट देखते धक 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 कैसे एकदम पसीना छूटता है, पूरी बॉडी में से पसीना निकलता है, राइट। तो थोड़ा सा बढ़ जाएगा। तो इसके बढ़ने से क्या होगा बेटा, हार्ट रेट बढ़ने से ब्लड पंप हो रहा है जल्दी जल्दी, और ब्लड प्रेशर बढ़ने का मतलब है कि ब्लड की वेसल्स में, क्योंकि ब्लड तेजी से आ रहा है, जल्दी जल्दी आ रहा है, तो ब्लड की वेसल्स की वॉल पर लगने वाले प्रेशर को हम ब्लड प्रेशर कहते हैं। द प्रेशर विच इज फेल्ट बाय द ब्लड वेसल्स, वॉल्स ऑफ ब्लड वेसल्स, राइट। सो फाइनली होगा क्या कि सप्लाई हो रही है, सप्लाई किसकी, ऑक्सीजन की एंड ग्लूकोज की। काम किसने किया, हमारे हार्ट ने। अब ऑक्सीजन भी तो होना चाहिए ना, ब्लड में सप्लाई करना है, तो ऑक्सीजन कैसे आएगा ब्लड में, हमारा हार्ट, हमारे रेस्पिरेटरी सिस्टम, यानी कि हमारा रेस्पिरेटरी सिस्टम क्या करेगा, हमारी ब्रीदिंग रेट जो है उसको वो बढ़ जाएगी, हमारी ब्रीदिंग रेट जो है वो बढ़ जाएगी, राइट। अब बेटा आप ये बताओ, क्या मसल्स डायरेक्टली बोल सकता है हार्ट को कि भाई अपनी स्पीड तेज कर दे? नहीं, मसल का काम हार्ट को कमांड देना नहीं है, या हार्ट हेल्प मांगने नहीं जाएगा रेस्पिरेटरी सिस्टम से। ये सब कमांड और कोऑर्डिनेशन करने का काम किसका है, हमारे नर्वस सिस्टम का। यानी हमारी ब्रेन ने महसूस किया कि हमारी मसल सेल्स बहुत काम कर रही हैं, वहाँ एनर्जी की रिक्वायरमेंट है, ब्रेन कमांड देगा हार्ट को कि अपना पंप सिस्टम तेज कर दो, फिर हार्ट रेट बढ़ेगा, ब्लड प्रेशर इंक्रीज होगा, और हमारा ब्रेन ही कमांड करेगा हमारे रेस्पिरेटरी सेंटर्स को कि अपना ब्रीदिंग रेट जो है वो बढ़ा दो। तो फाइनली ये कौन काम कर रहा है, हमारा रेस्पिरेटरी सिस्टम। सो अब इंटरनल होम्योस्टेसिस मेंटेन रखने के लिए, बॉडी की जो एनर्जी रिक्वायरमेंट है उसको फुलफिल करने के लिए क्या हुआ, मसल्स ने अपना काम किया, उसको एनर्जी की ज़रूरत थी, हार्ट ने उसका साथ दिया लंग्स ने। अब क्या हुआ, एक्सरसाइज करने पे बहुत ज़्यादा ब्लड प्रेशर, आपका ब्लड प्रेशर के साथ में आ रहा है, तो फाइनली सारी चीज़ें किडनी तक भी जब पहुँचेंगी, राइट। जो भी आई मीन टू से, जब ब्लड का प्रेशर ज़्यादा है तो किडनी के ऊपर भी फिल्ट्रेशन का प्रेशर लगता है, ग्लोमेरुलस जो होता है उसमें ब्लड प्रेशर एकदम जैसे पूरे बॉडी का ब्लड प्रेशर बढ़ा हुआ है, राइट, पूरे बॉडी में ज़्यादा ब्लड सर्कुलेट हो रहा है, तो किडनी के पास भी पहुंचेगा, तो आपकी किडनी, मतलब आपको एक्सरसाइज करने के बाद में यूजुअली टॉयलेट भी जाना पड़ जाता है, राइट। तो समझ रहे हैं, ऑल द बॉडी ऑर्गन्स, मसल्स, योर हार्ट, your breathing respiratory system, your kidney, they are working in a coordinated manner by the command of your central nervous system. Clear? ये होता है कोऑर्डिनेशन, कि सब मिलकर काम करें और इंटरनल होम्योस्टेसिस को मेंटेन रखें। अगर बेटा मसल्स को ज़रूरत है एनर्जी की और हार्ट मना कर दे ब्लड पंप करने से, ऑक्सीजन पंप करने से, ग्लूकोज पंप करने से, और आपका रेस्पिरेटरी सिस्टम मना कर दे फास्ट काम करने से, तो क्या होगा, अल्टीमेटली नथिंग विल वर्क आउट। आप बैठ जाएंगे थक कर कि हमसे कुछ नहीं हो रहा, आपकी बॉडी काम नहीं करेगी, राइट। तो इस तरीके से इनका मिलजुल कर या कोऑर्डिनेटेड मैनर में काम करना ज़रूरी है। मैं एनसीईआरटी की एक लाइन आपको पढ़कर सुनाना चाहती हूँ, बहुत इंपॉर्टेंट लाइन है, जितना मैंने समझाया उस लाइन को अंडरलाइन कर लेंगे, राइट। लाइन है सबसे पहले पेज पर ही, देखिए, जैसा कि मैंने आपको फर्स्ट स्टेटमेंट दिया था, द फंक्शंस ऑफ ऑर्गन सिस्टम इन आवर बॉडी मस्ट बी कोऑर्डिनेटेड टू मेंटेन द होम्योस्टेसिस ऑफ आवर बॉडी। कोऑर्डिनेशन इज द प्रोसेस थ्रू विच 2 or more organs interact and complement the function of each other, right? कोऑर्डिनेशन एक ऐसा प्रोसेस है जिसमें 2 या 2 से ज़्यादा ऑर्गन आपस में इंटरैक्ट करते हैं और एक दूसरे की मदद करते हैं, और ये मदद करने की कमांड कहाँ से आती है, हमारे सेंट्रल नर्वस सिस्टम से एंड एंडोक्राइन सिस्टम से। यानी कि बेटा ये जो कंट्रोल एंड कोऑर्डिनेशन का काम है, ये सिर्फ ब्रेन का काम नहीं है, 2 सिस्टम मिलकर ये काम करते हैं, एक तो हमारा ब्रेन और दूसरा हमारी एंडोक्राइनल ग्लैंड्स जो कि हॉर्मोन्स रिलीज करती हैं, राइट। आगे पढ़ेंगे। फॉर एग्जाम्पल, जब हम एक्सरसाइज करते हैं तो जो एनर्जी की डिमांड इंक्रीज हो जाती है, उसको फुलफिल करने के लिए हमें ऑक्सीजन सप्लाई की ज़रूरत होती है। टू इंक्रीज द इंक्रीज सप्लाई ऑफ ऑक्सीजन इज नेसेसिटेट्स an increased rate of respiration, heartbeat, increased blood flow via blood vessels। तो फाइनली क्या होगा, जब हम एक्सरसाइज
तो ये आपने देखा कि किस तरीके से कोऑर्डिनेट होता है। व्हेन फिजिकल एक्सरसाइज इज स्टॉप्ड, सारी एक्टिविटीज़ नर्व्स की, लंग्स की, हार्ट की, किडनी की ग्रेजुअली रिटर्न टू देयर नॉर्मल पोजीशन, राइट? So thus the functions of muscles, lungs, heart, blood vessel, kidney and other organs are coordinated while performing physical exercise. So which systems are responsible for coordination? Next question आता है कि ये जो लंग्स, ये जो बॉडीज़ के सारे ऑर्गन्स को एक साथ नियंत्रित करते हैं, कमांड करते हैं, सारे ऑर्गन्स को मिलजुल कर काम करवाने। जैसे कि बेटा एक स्कूल में बहुत सारे टीचर्स होते हैं, लेकिन सपोज 2 टीचर एक साथ पहुंच गए 9 बजे क्लास लेने, तो देयर विल बी अ ह्यूज मेस। तो उनको कमांड कौन करता है? काम तो सारे टीचर्स कर रहे हैं, बट कमांड कौन कर रहा है? उस स्कूल का, उस बॉडी का हेड। वो बता रहा है 9 से 10 आपकी क्लास है, 10 से 11 आपकी क्लास है। तो दे आर वर्किंग इन कोऑर्डिनेटेड मैनर सो दैट देयर इज अ कंट्रोल, देयर इज अ कोऑर्डिनेशन। सेम विद आवर बॉडी, राइट? मैंने एक एग्जाम्पल दिया आपको। सो हमारी बॉडी में कंट्रोल एंड कोऑर्डिनेशन का काम कौन करता है? आज तक हम जान रहे थे कि हमारा सेंट्रल नर्वस सिस्टम, यानी कि हमारा ब्रेन एंड स्पाइनल कॉर्ड। बट देयर आर 2 systems which do this control and coordination: the central nervous system, or you can say nervous system, right? Nervous system and endocrine system. Right? Nervous system is made up of brain, spinal cords and many nerves, right? जो कि ब्रेन और स्पाइनल कॉर्ड से निकल रही हैं। तो आप यहाँ लिख सकते हो ब्रेन, स्पाइनल कॉर्ड एंड नर्व्स, जो कि ब्रेन और स्पाइनल कॉर्ड से निकलती हैं। बहुत सारी नर्व्स, पूरी बॉडी में इनका जाल फैला रहता है। इन चीज़ों के बारे में जो 21 चैप्टर है, इस पर अपन डिटेल से पढ़ेंगे। तो अभी बिल्कुल भी परेशान मत हो, ये नर्वस सिस्टम किस किस चीज़ से मिलकर बना है, राइट? एंडोक्राइन सिस्टम। एंडोक्राइन सिस्टम इज मेड अप ऑफ ग्लैंड्स, जिसको हम बोलते हैं एंडोक्राइन ग्लैंड्स, जो क्या रिलीज करती हैं? हॉर्मोन्स। और एंडोक्राइन ग्लैंड्स की भी चाबी किसके हाथ में होती है? नर्वस सिस्टम के हाथ में, क्योंकि बेसिकली जो मेजर अपना हेड है वो क्या है? ब्रेन, राइट? लेकिन नर्वस सिस्टम, एंडोक्राइन सिस्टम, ये दोनों मिलजुल कर, नर्वस सिस्टम एंडोक्राइन सिस्टम को कुछ आदेश देता है, कुछ सिग्नल्स देता है, एंडोक्राइन सिस्टम हार्मोन रिलीज करती है, और फाइनली पूरी बॉडी के ऑर्गन्स को एक साथ क्या करके रखती है? कोऑर्डिनेट करके रखती है, राइट? तो बेटा ये दोनों सिस्टम अलग अलग भी काम करते हैं। आई मीन टू से ये दोनों सिस्टम जो है अपनी अपनी तरीके से भी काम करते हैं और साथ मिलकर भी। जैसे नर्वस सिस्टम की बात करें तो नर्वस सिस्टम इज नोन फॉर पॉइंट टू पॉइंट कनेक्शन। पॉइंट टू पॉइंट कनेक्शन का मतलब है एक नर्व, फिर दूसरी नर्व, फिर तीसरी नर्व, इस तरीके से दे आर कनेक्टेड। पूरे बॉडी में नर्व्स का जाल फैला हुआ है और सारी नर्व्स जो है वो पॉइंट टू पॉइंट कनेक्टेड है। अगर आप 10th रिकॉल करें तो हमारी जो न्यूरॉन है, राइट, हमारा नर्वस सिस्टम जो किससे मिलकर बना होता है? न्यूरॉन से मिलकर बना हुआ होता है। अभी बिल्कुल परेशान मत हो, अभी सिर्फ सुनते जाओ, ये स्टोरी की तरह सुनते जाओ, डिटेल में अपन ये सब पढ़ेंगे। तो हमारा नर्वस सिस्टम की जितनी भी सेल्स हैं, न्यूरॉन्स भी छोड़ दो, जितनी भी सेल्स हैं वो आपस में इस तरीके से पॉइंट टू पॉइंट कनेक्टेड है। क्यों? क्योंकि दे आर रिस्पॉन्सिबल फॉर क्विक रिस्पॉन्स। क्विक रिस्पॉन्स, यहाँ इतनी बात समझने की कोशिश करो बेटा कि 1 सेकंड में कितने सारे थॉट्स आपके दिमाग में आ जाते हैं। क्विक रिस्पॉन्स है ना, जैसे ही आग के पास आपका हाथ जाता है तुरंत हटता है, उसमें कुछ भी फ्रैक्शंस ऑफ सेकंड्स की भी देरी हुई तो आपका हाथ जल जाएगा। तो आपका जो नर्वस सिस्टम है इट इज़ रिस्पॉन्सिबल फॉर क्विक रिस्पॉन्स एंड पॉइंट टू पॉइंट कनेक्शन से काम करता है। लेकिन जो आपको एंडोक्राइन सिस्टम है वो हॉर्मोन्स को रिलीज करता है बेटा ब्लड में, और इसका इफेक्ट कैसा होता है? लॉन्ग टर्म इफेक्ट होता है, लॉन्ग टर्म एंड स्लो, राइट? नर्वस सिस्टम की जितना क्विक नहीं होता, इसका रिस्पॉन्स होता है स्लो। इस सिस्टम के बारे में कि ये किस तरीके से लॉन्ग टर्म इफेक्ट डालता है बॉडी ऑर्गन्स पे, किस तरीके से स्लो इफेक्ट होता है,
इस सिस्टम के बारे में विल टॉक लेटर इन द 22nd चैप्टर, बट इन दिस चैप्टर वी आर गोइंग टू स्टार्ट नर्वस सिस्टम कंट्रोल एंड कोऑर्डिनेशन। चैप्टर का पूरा नाम है न्यूरल कंट्रोल एंड कोऑर्डिनेशन, कि नर्वस सिस्टम किस तरीके से कंट्रोल एंड कोऑर्डिनेट करता है। ओके, सो लेट्स स्टार्ट। विद द नर्वस सिस्टम, कोई भी बात ऐसी लगे जो आपको समझ में नहीं आई है, जो आपको लगता है रिपीट करने की ज़रूरत है, आप बैक जाइए, वीडियो वापस से सुनिए। आप वापस जब सुनेंगे और एनसीईआरटी एक बार पढ़ लेंगे तो सारी चीज़ें आपको क्लियर हो जाएंगी। अब तक मैंने आपको क्या बताया है इस चैप्टर में, कि हर एक बॉडी ऑर्गन फंक्शन करता है कोऑर्डिनेटेड मैनर में या सिंक्रोनाइज्ड मैनर में, यानी मिलजुल कर, टू मेंटेन द होम्योस्टेसिस ऑफ आवर बॉडी। होम्योस्टेसिस का मतलब है स्टेबल इंटरनल एनवायरनमेंट, यानी बाहर के एनवायरनमेंट में चाहे कुछ भी हो रहा है, हमारा टेम्परेचर, हमारा पीएच, हमारा बॉडी का जितना एनवायरनमेंट है वो स्टेबल रहे, ना पीएच घटे बढ़े, ना टेम्परेचर घटे बढ़े, ना हार्ट बीट घटे या बढ़े, राइट। तो इसके लिए हमारे बॉडी ऑर्गन्स जो हैं वो मिलजुल कर काम करें, ये ज़रूरी है। तो मिलजुल कर काम कैसे करते हैं कि किसी भी बॉडी ऑर्गन को कोई भी रिक्वायरमेंट है तो सारे बॉडी ऑर्गन्स अपनी अपनी चीज़ों को थोड़ा इंक्रीज कर देते हैं और नॉर्मल कंडीशंस में आने के बाद वापस से रेस्टिंग स्टेट में आ जाते हैं। रेस्टिंग स्टेट का मतलब नॉर्मल स्टेट में। हार्ट रेट, जैसे कि अपन ने देखा, फिजिकल एक्सरसाइज के टाइम पे बढ़ गई थी, लेकिन नॉर्मल होने पर वो वापस से उतनी ही हो जाती है, नॉर्मल हो जाती है। क्यों? क्योंकि अब मसल्स को एनर्जी की ज़रूरत नहीं है, तो ब्रेन जो सिग्नल देता है, अगेन हार्ट कम्स बैक टू इट्स नॉर्मल कंडीशन, किडनी कम्स बैक टू इट्स नॉर्मल कंडीशन, एज वेल द लंग्स, राइट। सो हमने देखा कि कौन है जो इन सब बॉडी ऑर्गन्स को कंट्रोल करके रखता है और कोऑर्डिनेटेड मैनर में काम करवाता है। सो दैट इज ब्रेन फर्स्ट, नो डाउट। आर नर्वस सिस्टम मेड अप ऑफ ब्रेन, स्पाइनल कॉर्ड जो कि हमारा है सेंट्रल नर्वस सिस्टम, एंड नर्व्स जो कि निकलती हैं हमारे ब्रेन से और स्पाइनल कॉर्ड से, और पूरी बॉडी में इनका जाल फैला हुआ है। तो ये क्विक रिस्पॉन्स करता है, क्विक, पॉइंट टू पॉइंट कनेक्टेड है, क्विक रिस्पॉन्स के लिए है। जबकि दूसरा है हमारा एंडोक्राइन सिस्टम। हमारा ब्रेन खुद भी काम कर सकता है और हमारे एंडोक्राइन सिस्टम के थ्रू भी काम करवाता है। एंडोक्राइन सिस्टम में आती है हमारी ग्लैंड्स, जिसमें से हार्मोन्स रिलीज होते हैं जो कि केमिकल्स होते हैं, जो सिग्नल्स लेके जाते हैं डिफरेंट बॉडी ऑर्गन्स के पास। इनका इफेक्ट जो होता है वो लॉन्ग टर्म के लिए रहता है और स्लोअर होता है इन कंपैरिजन टू नर्वस सिस्टम। अभी तक हमने इतना पढ़ा, राइट। नाउ वी विल स्टार्ट विद आवर नर्वस सिस्टम, ओके। नर्वस सिस्टम, बेटा नर्वस सिस्टम हम जानते हैं हमारा जो बॉडी है उसमें जितने भी ऑर्गन्स हैं वो टिश्यूज से मिलकर बने हैं, राइट। टिश्यूज जो है वो सेल्स से मिलकर बने हैं। तो इसी तरीके से जो हमारा नर्वस सिस्टम है वो न्यूरल टिश्यूज से मिलकर बना है। और ये जो टिश्यूज है, न्यूरल टिश्यूज, इसमें दो तरीके की सेल्स पाई जाती हैं। एक है न्यूरॉन जो कि हम सब जानते ही हैं, और दूसरी है न्यूरोग्लिया, राइट। न्यूरोग्लिया के बारे में भी अपन डिटेल से पढ़ेंगे। न्यूरोग्लिया का एग्जाम्पल याद कर लीजिए, श्वान सेल, राइट। और न्यूरॉन क्या है? स्ट्रक्चरल एंड फंक्शनल यूनिट ऑफ नर्वस सिस्टम। इतना हम सबको मालूम है। न्यूरॉन के बारे में थोड़ा सा तो हम जानते ही हैं कि न्यूरॉन क्या है। न्यूरॉन जो है सेल्स हैं नर्वस सिस्टम की, जो फंक्शनल और स्ट्रक्चरल यूनिट है नर्वस सिस्टम की, राइट। सो न्यूरल टिश्यू इज मेड अप ऑफ 2 kinds ऑफ सेल्स, न्यूरॉन्स, न्यूरोग्लिया में हमने श्वान सेल का एग्जाम्पल देखा। और भी कई सारी सेल्स होती हैं, एस्ट्रोसाइट्स, डेंड्रो ओलिगोसाइट्स, बट that are not present in, that are not included in NCERT. So we will talk about Schwann cell here. But first हम देखेंगे न्यूरॉन्स के बारे में। सबसे पहले अपन देखेंगे न्यूरॉन्स की स्ट्रक्चर। बेसिक स्ट्रक्चर सबको मालूम है कि न्यूरॉन के 3 मेजर पार्ट हैं, साइटोन, डेंड्राइट एंड एक्सॉन, है ना।
बट यानी कि न्यूरॉन में एक सेल बॉडी होती है और दो तरीके के फाइबर्स होते हैं, एक शॉर्ट फाइबर, एक लॉन्ग फाइबर। विल टॉक इट डिटेल। इसके बाद में अपन न्यूरॉन्स के टाइप्स पढ़ेंगे कि न्यूरॉन कितने टाइप्स की होती हैं, और एक्सॉन्स के टाइप्स पढ़ेंगे जो कि एनसीईआरटी में हमने दिया गया है, राइट। सो लेट्स बिगिन विद द स्ट्रक्चर ऑफ न्यूरॉन्स, ओके। स्ट्रक्चर ऑफ न्यूरॉन्स। सो मैं वापस से न्यूरॉन की स्ट्रक्चर को दो पार्ट्स में डिवाइड कर दे रही हूँ बेटा। एक मैं इसको डिवाइड कर रही हूँ सेल बॉडी में, विच इज़ द सेंट्रल पार्ट ऑफ न्यूरॉन, और दूसरा मैं डिवाइड कर रही हूँ फाइबर्स में, जो कि सेल बॉडी से निकले हुए होते हैं। सो देयर आर टू टाइप्स ऑफ फाइबर्स, स्पेलिंग थोड़ा देख लेना। ये है फाइबर्स, शॉर्ट फाइबर्स, लॉन्ग फाइबर्स, राइट। सेल बॉडी क्या है? दिस इज सेल बॉडी ऑफ न्यूरॉन, राइट, जिसमें बीच में सेंटर में है एक न्यूक्लियस। न्यूक्लियस के साथ ही सेल बॉडी में पाया जाता है, एक सेकेंड, साइटोप्लाज्म। क्योंकि क्या है, ये न्यूरॉन भी एक सेल है ना, नर्व सेल। तो ये है साइटोप्लाज्म, पूरे में फैला हुआ है, ऐसे लिक्विड होता है तो फैला हुआ है पूरे में साइटोप्लाज्म। इसमें अदर सेल ऑर्गेनेल्स के साथ में पाए जाते हैं नीजल्स ग्रेन्यूल्स, यानी जो नॉर्मल सेल ऑर्गेनेल्स हैं वो तो है ही सेल बॉडी में, लेकिन एक टाइप का जो मैं यहाँ रेड दाने दाने पाए जाते हैं, जो मैं रेड कलर से शो कर रही हूँ, जिनको अपन बोलते हैं नीजल ग्रेन्यूल्स, नीजल्स ग्रेन्यूल्स, राइट। ये जो सेल बॉडी है, इसमें से एक तो निकले होते हैं शॉर्ट फाइबर्स, ब्रांच्ड होते हैं इस तरीके से, राइट। इन शॉर्ट फाइबर्स को हम बोलते हैं डेंड्राइट्स, डेंड्राइट्स। ये है हमारी सेल बॉडी। सेल बॉडी को अपन साइटोन या कैरियन भी बोलते हैं, प्लीज नोट डाउन, सेल बॉडी, राइट। सेल बॉडी के अंदर साइटोप्लाज्म है, न्यूक्लियस है और है हमारे नीजल ग्रेन्यूल्स। अब बेटा ये तो थे शॉर्ट फाइबर्स। सेल बॉडी में से एक लॉन्ग फाइबर भी निकला हुआ होता है, जिसको हम कहते हैं एक्सॉन। क्या कहते हैं? एक्सॉन। एक्सॉन जो डिस्टल पार्ट ऑफ एक्सॉन, यानी दूरस्थ भाग जो है एक्सॉन का, इट इज ब्रांच्ड, वो ब्रांच्ड होता है, जिनको हम बोलते हैं एक्सॉन टर्मिनल्स। क्या बोलते हैं? इनका नाम क्या है? इधर लिख देते हैं, एक्सॉन टर्मिनल्स, ओके। और ये जो ब्रांचेस हैं, जो एक्सॉन टर्मिनल्स हैं, दे एंड इन अ बल्ब लाइक स्ट्रक्चर, जिसको अपन बोलते हैं साइनेप्टिक नोड। अभी ये नाम याद कर लो, फिर आई विल एक्सप्लेन कि इसको साइनेप्टिक नोड क्यों कहते हैं, राइट। तो ये अपने एक न्यूरॉन की टिपिकल स्ट्रक्चर है, जिसमें है डेंड्राइट्स, सेल बॉडी। अब बेटा डेंड्राइट्स जो है शॉर्ट फाइबर्स है, डेंड्राइट्स में और एक्सॉन्स में ये साइटोप्लाज्म तो पूरे में ऐसे फैला हुआ है, डेंड्राइट्स में भी पाया जाता है ये साइटोप्लाज्म इस तरीके से। साथ ही डेंड्राइट्स में पाए जाते हैं नीजल ग्रेन्यूल्स, यानी कि नीजल ग्रेन्यूल्स कहाँ कहाँ पाए जाते हैं? सेल बॉडी में भी पाए जाते हैं और डेंड्राइट्स में भी पाए जाते हैं, लेकिन नीजल ग्रेन्यूल्स एक्सॉन में पाए नहीं जाते। ये पूरा साइटोप्लाज्म ऐसे फैला हुआ है पूरा, ठीक है। तो नीजल ग्रेन्यूल्स के बारे में इम्पॉर्टेंट चीज़ ये है
कि ये एक्सॉन में पाए नहीं जाते। आपको याद रखना है ये चीज़, राइट। अब देखो बेटा सिनेप्टिक नोब के बारे में और एक बात है। सिनेप्टिक नोब के अंदर पाई जाती हैं सिनेप्टिक वेसिकल्स विच आर फिल्ड विद न्यूरोट्रांसमीटर्स, राइट। अभी नाम याद कर लेंगे। न्यूरोट्रांसमीटर नाम से ही स्पष्ट है। न्यूरोट्रांसमीटर जो एक न्यूरॉन का मैसेज ट्रांसमिट करता है या लेकर जाता है दूसरी न्यूरॉन तक, या एक न्यूरॉन का मैसेज लेके जाता है किसी ऑर्गन तक, बॉडी ऑर्गन तक। क्योंकि आपको पता है न्यूरॉन पॉइंट टू पॉइंट कनेक्टेड है, या तो एक न्यूरॉन दूसरी न्यूरॉन से कनेक्टेड होगी, या जो एंड ऑफ द नर्व होगी जो बॉडी ऑर्गन तक पहुंच रही है, जिसको हम मोटर न्यूरॉन कहते हैं, तो या तो न्यूरॉन से कनेक्टेड होंगी या फिर न्यूरॉन कनेक्टेड होगी हमारे ऑर्गन से, राइट। जैसे कि मसल सेल्स चैप्टर नंबर 20 में, आपने अगर चैप्टर नंबर 20 की वीडियोस देखी होंगी तो उसमें क्या होता है कि जो एंड है न्यूरॉन का, जिसको हम एक्सोनल यानी जो टर्मिनल्स हैं इस तरीके से साइनेप्टिक नोब्स हैं, वो किससे कनेक्टेड है, सार्कोलीमा से है, राइट। तो न्यूरॉन टू न्यूरॉन कनेक्शन हो सकता है या न्यूरॉन टू सेल मेम्ब्रेन, राइट। तो ये क्या है, सिनेप्टिक वेसिकल, वेसिकल्स विच आर फिल्ड विद न्यूरोट्रांसमीटर्स। क्या नाम है इनका, न्यूरोट्रांसमीटर्स। So this is all about the structure of neuron. You please note it down, pause your video, and in the next video we will start with the types of neurons, okay?